ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यावसायिक संगठन के स्वरूप क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं। किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी हो किस प्रकार से चलाना चाहते हैं। एक संगठन क्या है? व्यावसायिक संगठन इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क विच बिजनेस एक्टिविटीज आर कंडक्टेड। वह फ्रेमवर्क है, वह संरचना है जहाँ पे बिजनेस व्यापारिक एक्टिविटी गतिविधियां होती हैं। It defines how ownership, management and control are distributed among individuals. ये दिखाता है कि कैसे ओनरशिप, स्वामित्व, कैसे प्रबंधन और कैसे कंट्रोल को आपस में बांटा जाता है प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग। मीन्स कि वह ढांचा या तरीका जिसके माध्यम से व्यापारिक गतिविधियां चलाई जाती हैं, और ये बताता है कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, कंपनी को कौन मैनेज करेगा और कौन कंट्रोल करेगा, किस टाइप से वो कंट्रोल होगी। तो इन सब चीजों क्या बोलेंगे हम? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे इन सबको। व्यावसायिक संगठन के मुख्य 5 प्रकार हैं। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर एकल स्वामित्व बोलते हैं। यह सबसे आसान तरीका है बिजनेस करने का। इसमें सिर्फ सिंगल एक ओनर होता है, वही सारे बिजनेस को मैनेज करता है। सेकंड है पार्टनरशिप, जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में प्रॉफिट को शेयर करते हैं, प्रॉफिट या लॉस को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जो भारत में ट्रेडिशनल व्यापार होते हैं फैमिली बेस्ड, उनको बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संघ या फिर समूह, जहाँ पे मेंबर्स होते हैं वो अपने आपसी फायदे के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त स्टॉक कंपनी, जो शेयर होल्डर्स कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां बोलते हैं। इसके अलावा और भी स्वरूप हैं कंपनियों के, जैसे एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर एटसेट्रा। एकल स्वामित्व ऐसा व्यापार होता है जो एक ही व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। इसका मालिक, मैनेजर और निर्णय लेने वाला सब एक ही व्यक्ति होता है। यह बिजनेस का सबसे आसान तरीका है। इसमें आप ही बॉस हैं और आप ही वर्कर हैं। सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये व्यापारिक संगठन का सबसे पुराना स्वरूप है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे आसपास जो ग्रोसरी शॉप होती हैं, गली में जो दुकानें होती हैं, हमारे यहाँ पे दर्जी की दुकान हो गया, सैलून हो गया, कोई भी स्टेशनरी शॉप, ये सभी क्या है? एकल स्वामित्व के एग्जाम्पल है, सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जाम्पल है। इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल मैनेज बाई वन सिंगल इंडिविजुअल, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति द्वारा ऑन किया जाता है। एक ओनर होता है, वही इसको मैनेज करता है, वही इसको कंट्रोल करता है, वही अपना कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करता है, अपने रुपए लगाता है इसमें, एंड खुद ही डिसीजन लेता है। जो भी बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन लेने होते हैं वो खुद ही डिसीजन लेता है। एंड एंजॉय ऑल प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होता है वो खुद ही रखता है अपने पास, पूरे प्रॉफिट का वो खुद ही एंजॉय करता है। एंड अगर लॉस होता है तो खुद ही लॉस को उसको बियर करता है, कोई और उसको लॉस को करप्ट नहीं करता है, सारा लॉस उसको खुद ही बियर करना पड़ता है। देखते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो फर्स्ट है इसका विशेषता, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सिंगल ओनरशिप, यानी कि पूरा व्यवसाय एक ही व्यक्ति का होता है, सिर्फ एक ही मालिक होता है, और वह व्यक्ति और जो बिजनेस है वो अलग अलग नहीं होते। जैसे कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी, उसके ओनर अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है, बट ऐसा इसमें नहीं है। ओनर और बिजनेस एक ही होता है, इसमें एक ही माना जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व, मींस कि अगर लॉस हो गया बिजनेस में या बिजनेस में कर्जे हो गए तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ऑनर की वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है, उसको बेच के वो अपने कर्जे चुकाता है अगर लॉस होता है तो, या डेब्ट्स हो जाते हैं तो। नेक्स्ट है कंप्लीट कंट्रोल, जो ऑनर होता है उसका अपने बिजनेस पे पूरा नियंत्रण होता है, पूरा कंट्रोल होता है, सारे डिसीजन वो खुद ही लेता है, सारा कुछ वो अकेले ही मैनेज करता है, पूरा उसका कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है नो लीगल फॉर्मेलिटीज, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई भी कानूनी डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना नहीं होता है, कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी होती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाना पड़ता है इस बिजनेस का।
आप ऐसे ही शुरू कर सकते हो इस बिजनेस को अपने आप से कम कैपिटल में। आपके पास कम दाम है, आप अकेले हो, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो। मोर फीचर्स, इसकी और विशेषताएं क्या क्या है, जैसे ऑनर्स रिस्क एंड रिवार्ड। मीन्स की जो उसका ऑनर होता है, बिजनेस का मालिक जो होता है, वही सारा प्रॉफिट को एंजॉय करता है, वही सारा प्रॉफिट को एंजॉय करता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता है प्रॉफिट को। बट वो सारा कुछ लॉस जितना होता है, अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो लॉस भी वही सहता है, कोई और उसको लॉस को कवर नहीं करता है, सिर्फ उसको ही सारा रिस्क और लॉस सहना पड़ता है। और साथ साथ जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी उसी को सारा मिलता है, किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना होता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। मीन्स की जो बिजनेस होता है वो लगातार नहीं चल पाता है। जैसे अगर ओनर की लाइफ जो है उसी के अकॉर्डिंग चलता है। अगर ओनर है जैसे बीमार हो गया तो बिजनेस उसका बंद रहेगा तब तक के लिए, क्योंकि कोई और नहीं बैठने वाला है उसके बिजनेस पे संभालने वाला है। या फिर ओनर की डेथ हो जा रही है तो भी बंद हो जाएगा बिजनेस, परमानेंट क्लोज ही हो जाएगा। ओनर रिटायर हो जा रहा है, उसकी एज हो गई ज्यादा, या फिर ओनर दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसका बिजनेस बंद हो जाता है। इसके अलावा प्राइवेसी, इसकी एक फीचर है कि प्राइवेसी जो भी होती है, डिटेल होती है जो भी, वो सारी ओनर के पास ही रहती है, प्राइवेसी लीक नहीं होती है। नेक्स्ट है कि लो कैपिटल में शुरू हो सकता है, ये कम रुपयों में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप इसको, इसमें बहुत ज्यादा पैसे जरूर नहीं होती है। आपके पास अगर कम रुपए है तब भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम एडवांटेज ऑफ सोलो प्रोप्राइटरशिप, इसके क्या क्या लाभ है। तो फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन। मीन्स की इसको आप इजीली शुरू कर सकते हो, कोई रजिस्ट्रेशन कोई सरकारी प्रक्रिया नहीं चाहिए, बस दुकान या काम शुरू कर सकते हो आप। और बंद भी आप इजीली कर सकते हो, कोई फॉर्मेलिटी लीगल डॉक्यूमेंटेशन वर्क नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्विक डिसीजंस। इसमें कोई पार्टनर नहीं होते हैं, कोई बोर्ड मेंबर नहीं होते हैं, तो आप खुद ही मालिक हो, आपको ही सारे फैसले लेने हैं, तो आप खुद ही तुरंत फैसले ले सकते हो। अगर कोई आपको डिसीजन लेना है और अगर कुछ चेंज करना है उस डिसीजन में, तो आप उसको तुरंत चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट है डायरेक्ट कस्टमर कॉन्टेक्ट। जो ग्राहक होते हैं आपके, उनसे आपका डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, क्योंकि आप ही ओनर हो, आप बैठे हुए हो अपने दुकान पे या बिजनेस पे संभाल रहे हो उसको, तो जो कस्टमर आ रहे हैं उसको आप सामने से डील करते हो खुद ही। तो आप जब खुद ही आप डील करोगे तो आप कोशिश करोगे कि उनको अच्छा सर्विस दे सको आप और उनका भरोसा जीत सको आप। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस सेक्रेसी। मीन्स की जो भी इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस की, प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो भी है, वो सिर्फ आपके पास रहती है, क्योंकि और कोई पार्टनर नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, सिर्फ आपको ही सारे संभालना है। तो जो भी जिसकी प्राइवेसी है वो सिर्फ आपके पास रहेगी, तो ये लीक नहीं होती है, ये बहुत बड़ा फायदा है इस बिजनेस का। नेक्स्ट है एंटायर प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है सारा कुछ आपका है, किसी और को आपको शेयर नहीं करना है उस प्रॉफिट को। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज टू कंसीडर। इसके क्या क्या हानियां है, क्या क्या इस बिजनेस के नुकसान है। लिमिटेड कैपिटल, सीमित पूंजी। सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो ओनर होता है, वही अपनी पूंजी लगाता है, अपना फंड लगाता है, तो फंड लिमिटेड रहता है, इसलिए बिजनेस कम ग्रो कर पाता है, कम एक्सपेंड हो पाता है। नेक्स्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी, मीन्स असीमित दायित्व। जो ओनर होता है उस पे ही पूरा बिजनेस निर्भर करता है, तो अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है या बिजनेस कर्जे में है, तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है ऑनर की, वो भी उसमें अटैच कर ली जाती है, वो भी इंक्लूड कर लिया जाता है। वो लॉस को कवर करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी दांव पर लगा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। मींस की ये बिजनेस निरंतर नहीं चलता है, लगातार नहीं चल पाता है, क्योंकि ओनर की डेथ हो सकती है, ओनर की एज हो जाएगी ज्यादा तो रिटायर हो जाएगा वो, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं चल पाता है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एक पर्सन होता है तो वो सारे कामों में एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता है, तो जो मैनेजरियल एक्टिविटी है, प्रबंधकीय क्षमताएं होती हैं, उसमें वो हर चीज में निपुण नहीं हो सकता है, वो हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए लिमिट में बिजनेस को वो
संभाल पाएगा, जो मैनेजर एक्टिविटी है उनको पूरा नहीं कर पाएगा वो प्रॉपर तरीके से, इसलिए बिजनेस एक्सपेंड भी कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड एक्सपेंशन स्कोप ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल एंड रिसोर्सेज। कैपिटल कम होने की वजह से, रिसोर्सेज कम होने की वजह से एंड मैनेजरियल एबिलिटी वगैरह नहीं होने की वजह से, एक्सपर्ट नहीं होने की वजह से बिजनेस कम ग्रो करता है, कम एक्सपेंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि ग्रोसरी शॉप, हमारे आसपास जो दुकानें होती हैं। दूसरा है बार्बर शॉप, जो नाई की दुकानें होती हैं, कटिंग शॉप होती हैं। स्मॉल बेकरी बिजनेस, कोई बेकरी की दुकान है। टेलर शॉप, कोई दर्जी की दुकान है, कोई चाय वाले अंकल का ठेला है, कोई मिठाई की दुकान है। ये सभी उदाहरण है एकल व्यापार के। इसमें पूंजी, मेहनत और मुनाफा सब एक ही व्यक्ति का होता है। एकल व्यापार को कब चुनना चाहिए? सोलो प्रोप्राइटरशिप इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल सिंपल एंड लोकल बिजनेस। ये क्या है? छोटे स्तर पर शुरू होने वाला आसान और लोकलिटी का बिजनेस है, आसपास करने वाला बिजनेस है अपने। इट इज आइडियल व्हेन पर्सनल अटेंशन, ये वहां के लिए आइडियल होता है, वहां के लिए सही होता है जहाँ पे पर्सनल अटेंशन चाहिए होता है, तो निर्णय लेने का आपको पावर चाहिए एंड कांटेक्ट चाहिए आपको डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट चाहिए, ये वहां के लिए बेस्ट रहता है। बेस्ट फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन, लोकल बिजनेस, सर्विस ओरिएंटेड एंड लो कैपिटल वेंचर। इसकी आपके पास कम रुपए तब भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें है क्या कि ये सबसे सरल और भरोसेमंद व्यापार है, जहां आप अपने कम दाम पर इस बिजनेस को अपने दम पर शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास कम रुपए हैं तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। आपको कोई बिजनेस करना है, आपको कोई काम करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है एंड किसी का गुलाम बन के काम नहीं करना है, तो आप अपना इस टाइप का बिजनेस शुरू कर सकते हो। कम दाम पे ही बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, ये सबसे आसान है। तो ये था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप या एकल स्वामित्व बिजनेस। अगला हम देखेंगे पार्टनरशिप को। अकेले व्यापार करना आसान तो होता है, लेकिन हर चीज को अकेले संभालना मुश्किल होता है, जैसे पैसा, काम और फैसले। ऐसे में जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर व्यापार शुरू करते हैं तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप या साझेदारी फर्म। इसका डेफिनेशन क्या है हम देखते हैं। ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर टू और मोर पर्सन कम टुगेदर, जहाँ पर एक ऐसा बिजनेस का प्रकार जहाँ पर दो या दो से अधिक लोग साथ में आते हैं। टू कैरी ऑन बिजनेस ज्वाइंटली, कोई भी व्यापार करने के लिए, साथ में मिलकर व्यापार करने के लिए। एंड शेयर प्रॉफिट्स, और जो प्रॉफिट होगा उसको बांटने के लिए। एंड लॉसेस इन एन एग्रीड रेशियो, और लॉस को भी बांटने के लिए। अगर लॉस होता है तो उसको भी बांटेंगे, प्रॉफिट होगा तो उसको भी बांटेंगे। इन एन एग्रीड रेशियो मींस कि जिस रेशियो पे, जिस अनुपात में वो सहमत होते हैं, उस रेशियो पे लॉस या प्रॉफिट को वो शेयर करते हैं और बिजनेस को एक साथ करते हैं। दो या दो से अधिक लोग मिलके काम करते हैं इसमें, और दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए और कम मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए। मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 50 लोग। ये किस एक्ट में आता है? ये आता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये डेफिनेशन दी है सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। ये डेफिनेशन लिखी हुई है 1932 में कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप वह संबंध है जहां पर लोग आपस में आते हैं, पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर, लोग आते हैं, मिलते हैं और वो सहमत होते हैं टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, प्रॉफिट को बांटने के लिए। ऑफ ए बिजनेस, व्यापार को, एक बिजनेस का प्रॉफिट को बांटने के लिए लोग मिलते हैं। कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो वो सभी जो बिजनेस है वो सभी के द्वारा चलाया जाता है, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कोई एक व्यक्ति उस बिजनेस को रन करता है, ऑपरेट करता है उन सबके बिहाफ पे। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार करते हैं और उस व्यापार के लाभ और हानि दोनों को साझा करते हैं, तो उसे साझेदारी फर्म या पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है।
द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न्स ऑल पार्टनरशिप बिजनेस इन इंडिया। जो भी भारत में पार्टनरशिप है, जो भी पार्टनरशिप फर्म है इंडिया में, वो किसके अंतर्गत आती है, उनको कौन रेगुलेट करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। वही कंट्रोल करता है, वही उसके लिए फ्रेमवर्क बनाता है, वही उसकी लीगल रूल्स बनाता है उसके लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में रवि और अमित मिलकर एक मोबाइल शॉप खोल लेते हैं और दोनों उसमें पैसा, समय और मेहनत लगाते हैं, तो वह एक साझेदारी फर्म कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है इसके। तो फर्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। मीन्स की जो भी पार्टनर्स आ रहे हैं, जो भी लोग मिल रहे हैं बीच में, उनके बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। अब वो रिटर्न भी हो सकता है या फिर ऑरली भी हो सकता है, तो वो लिखित में होगा या फिर वो मौखिक होगा, कोई सा भी कर सकते हैं, बट वो उसको क्या बोला जाएगा? एग्रीमेंट बोला जाएगा। और उसमें वो क्या डिसाइड करते हैं कि किस प्रॉफिट या लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, और कौन क्या काम करेगा, कौन बिजनेस को संभालेगा, कौन उसको देखेगा, मैनेज करेगा, वो सब उसमें वो डिसाइड करते हैं। और इसका अगर वो रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको बोलेंगे हम पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर मीन्स की मिनिमम इसमें 2 पार्टनर होने चाहिए, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, और अधिकतम 50 पार्टनर होने चाहिए। 50 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं पार्टनरशिप में। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो अपने आपस में जो सहमति उनकी बनती है उस अनुपात में उसको बांटते हैं। और भी विशेषताएं हैं इसकी, जैसे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसमें असीमित दायित्व होते हैं। वो अपना बिजनेस को चलाने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। पारस्परिक संबंध होते हैं, दोनों के बीच में एक कॉमन संबंध होता है जो वो अपने फर्म है और जो एजेंट है उनके बीच में, या फिर जो पार्टनर है उनके बीच में, वो अपना बिजनेस संभाल के चलाते हैं उसको। ये हमारा ही बिजनेस है। ज्वाइंट ओनरशिप, यानी कि जो भी पार्टनर होते हैं वो संयुक्त मालिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टनरशिप करी है तो सिर्फ एक ही मालिक होगा, सभी उसमें मालिक बोले जाएंगे, वो ज्वाइंटली मालिक होते हैं बिजनेस के, और उसको वो सभी लोग मिलकर संभालते हैं एज पर डीड या फिर ओरली, जो भी अपना तय करते हैं। ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन मीन्स की इस फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल होता है बट ये मैंडेटरी नहीं है। मीन्स की ऑप्शनल होता है बट एसेंशियल भी होता है, आवश्यक भी होता है, क्योंकि बाद में डिस्प्यूट होते हैं, पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होता है कि लॉस किस रेशियो में बांटेंगे। कोई बोलेगा कि हम ज्यादा बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, हमने ज्यादा रुपया लगाया है, कोई बोलेगा तुम काम नहीं कर रहे हो। इस टाइप के बाद बहुत ज्यादा फिर पार्टनरशिप फर्म में आते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाता है, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। बट ये आवश्यक है, नॉट इसेंशियल है, बट मैंडेटरी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म ने जो एक्ट है 1932 उसने इसको अनिवार्य नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी। मीन्स की ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं चल पाता है, लगातार नहीं चल पाता है। अगर कोई पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, या वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ देता है, तो वो पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लाभ क्या क्या है, एडवांटेज क्या क्या है। इजी फॉर्मेशन, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस 2 या 2 से अधिक लोग मिलके आएंगे, अपना साथ में काम करना शुरू कर देंगे, कोई डॉक्यूमेंट वर्क नहीं करना होता है, तो इजी फॉर्मेशन है ये। नेक्स्ट है वोर कैपिटल। जब 2 या 2 से अधिक लोग आते हैं तो वो मिलकर पैसा लगाते हैं बिजनेस में, तो ज्यादा फंड हो जाता है इकट्ठा, ज्यादा कैपिटल हो जाता है, तो ज्यादा रिसोर्सेज को हम कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़े लेवल पर शुरू कर सकते हैं बिजनेस को। नेक्स्ट है बेटर डिसीजन मेकिंग। मीन्स की जब कोई डिसीजन लेना होता है तो जब 4 लोग मिलकर लेते हैं तो अच्छा सटीक डिसीजन ले सकते हैं। क्या क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसमें लायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, अगर बिजनेस लॉस हो गया
तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ता है। जो कर्जा होगा उसको पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी चुकाना पड़ जाता है। तो इसकी ये अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की। रिस्क ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े होने का डर रहता है बाद में, पार्टनर्स के बीच में झगड़े होते रहते हैं बाद में। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कि ये बिजनेस लगातार नहीं चल पाता है। पार्टनर की डेथ हो रही है या पार्टनर कोई छोड़ के जा रहा है तो ये बिजनेस वहीं पे समाप्त हो जाता है, पार्टनरशिप वहीं पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है लिमिटेड कैपिटल, पार्टनर जब मिलते हैं तब भी उतना कैपिटल नहीं कर पाते कि बिजनेस को मनचाहा उसको एक्सपेंड कर सके, कैपिटल लिमिटेड ही रहती है। जैसे कंपनी में जनता के द्वारा पब्लिक को शेयर इशू करके रुपए मिल सकता है या फिर इन्वेस्टर के द्वारा रुपए मिल जाता है, उतना रुपए यहाँ पे नहीं मिल पाता है। नो पब्लिक कॉन्फिडेंस, जो जनता होती है उसमें पार्टनरशिप को लेके भरोसा नहीं होता है, क्योंकि फर्म में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पार्टनर होते हैं, इसलिए लोगों को भरोसा नहीं होता है उनपे। हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड या फिर साझेदारी विलेख भी बोलते हैं इसको, संलेख भी बोलते हैं। साझेदारी विलेख देखते हैं, एग्रीमेंट एमंग पार्टनर्स डिफाइनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, यह एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप की जो टर्म्स है, कंडीशंस है, शर्तें हैं, उनको लिखा रहता है। जैसे कि कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया, उनके नाम क्या क्या है, बिजनेस का नाम क्या रखेंगे, अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट फर्म डिटेल, जैसे इसमें क्या रहता है, फर्म की डिटेल कि फर्म का नाम क्या है, पार्टनरशिप फर्म जो है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, और जो पार्टनर आ रहे हैं उन सभी के नाम क्या है, उनके एड्रेस क्या है। फाइनेंशियल टर्म्स कि कौन कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, कौन कितना कैपिटल लेके आया, कौन बिजनेस में किस रेशियो में अपना लेके आया है कैपिटल को, और वो सभी मिला के अपना कैपिटल को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, लॉस को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को किस प्रकार वो डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रोल्स एंड रूल्स कि कौन बिजनेस में क्या करेगा, उस पार्टनरशिप में कौन क्या काम करेगा, किसका क्या रोल रहेगा, क्या वो भूमिका निभाएगा, किसकी कौन सी ड्यूटी रहेगी। और रूल्स बनाते हैं वो कि अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा, रिटायर होगा तो कैसे जाएगा, वो कोई नया पार्टनर आएगा तो वो कैसे आएगा, ये सभी प्रोसीजर उसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मींस कि अगर कोई झगड़ा होता है तो वो किस प्रकार सुलझाएंगे, कोई भी आपस में सहमत नहीं होते किसी बात पे तो उसको कैसे सुलझाना है, उसको भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये था पार्टनरशिप डीड और उसके एलिमेंट कि उसमें क्या क्या रहता है, उसके फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स लिखते हैं कुछ हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जैसे कि लॉ फर्म जहाँ पे 3 पार्टनर हैं एक साथ मिलके वो प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ की, कानून की, केसों की, जो केस आ रहे हैं उनको आपस में बांट ले रहे हैं और जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको भी आपस में वो शेयर कर लेते हैं। पार्टनरशिप लॉ में ये बहुत ज्यादा होता है, जो एडवोकेट होते हैं, लॉयर होते हैं, वो ये सब बहुत करते हैं, ज्वाइंटली वो काम करते हैं। मेडिकल क्लिनिक, जैसे कोई मेडिकल खोल लेता है ज्वाइंटली, हॉस्पिटल किसी ने खोला अपना और वो 2-3 डॉक्टर मिलके अपना काम करने लगे, अलग अलग एक्सपर्ट थे, वो अलग अलग चीजों के डॉक्टर थे, उन्होंने एक हॉस्पिटल मिलकर खोल लिया और वो अपना अपना काम देख रहे हैं, बारी बारी से अपने अपने पेशेंट्स को देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। ट्रेडिंग फर्म, जो ट्रेडिंग होता है उसको मैनेज करते हैं, काफी पार्टनर मिलके ट्रेडिंग संभालते हैं, जो स्टॉक मार्केट में बिजनेस होता है उन सबको संभालते हैं। कंसल्टेंसी बिजनेस, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सलाह देते हैं, ऐसे छोटे बिजनेस भी पार्टनरशिप पे चलते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं उसमें, वो मिलके लोगों को अपनी राय देते हैं, कंसल्टेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि टेक अवे, पार्टनरशिप क्या है, रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन है, स्किल्स का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे कई लोग मिलके आते हैं और अपना मीडियम साइज बिजनेस को शुरू करते हैं। इट ऑफर्स इजी फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या है, इजी फॉर्मेशन हो जाता है जिसका, आराम से उसको हम शुरू कर सकते हैं, बेटर डिसीजन ले सकते हैं एंड काम को बांट सकते हैं स्पेशलाइजेशन। मींस कि कोई बंदा, कोई जो पर्सन है, कोई पार्टनर है,
उसको मैनेजरल एक्टिविटी एमबीए वगैरह किया हुआ है उसने, तो उसको अच्छा सा मैनेज करना आता है, तो वो मैनेजरल एक्टिविटी को संभाल लेगा। कोई बंदा है उसको सुपरविजन करना अच्छा आता है, तो वो उस काम को संभाल लेगा। किसी को अकाउंटिंग अच्छा आता है तो ऑफिस को संभाल लेगा वो। इस टाइप से जिस काम में एक्सपर्ट होता है वो उस चीज को संभाल लेता है। बट इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, तो ये भी उसके लिए एक ड्रॉबैक है। पार्टनर्स को चाहिए कि वो अपना जो पार्टनरशिप डीड है उसको बहुत ही केयरफुली बनाए, क्योंकि ये लीगल जो प्रोसेस होती है बाद में डिस्प्यूट होते हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार साझेदारी फर्म में काम, पूंजी और जिम्मेदारी सभी शेयरिंग होती है, साझा होती है। यह व्यापार का एक मध्यम स्तर है जहाँ जोखिम भी बांटा जाता है और लाभ भी। फैमिली या हिंदू अविभाजित परिवार। भारत में बहुत सारे व्यापार की स्तर परिवार पर सॉरी। नेक्स्ट है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF भी बोलते हैं जिसको। भारत में बहुत सारे व्यापार परिवार के स्तर पर चलते हैं, जहाँ पूरा परिवार मिलकर काम करता है। ऐसे परिवार को कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और ये हिंदू लॉ द्वारा गवर्न होते हैं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ है इसका, हिंदू अविभाजित परिवार वह व्यापारिक रूप है जहाँ एक ही परिवार के सदस्य अपने पूर्वजों की संपत्ति से मिलजुल कर व्यापार करते हैं। हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे इसका निर्माण होता है, और कैसे इसका स्ट्रक्चर है इसका किस प्रकार का है। तो फर्स्ट है हमारा ऑटोमेटिक फॉर्मेशन। ये ऑटोमेटिक अस्तित्व में आ जाती है अपने आप ही, स्वतः ही। इसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है, कहीं पे इसका डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये फॉर्मेशन में आ जाती है ऑटोमेटिकली। सेकंड पॉइंट है कर्ता। तो जो फैमिली में मेल या फीमेल, पुरुष या महिला सबसे बड़ा होता है, वही उसको मैनेज करता है पूरा बिजनेस को, उसी को कर्ता बोलते हैं। नेक्स्ट है को पार्सेंसर। तो ये क्या होते हैं? सहभोजी, मीन्स की जो फैमिली में और मेंबर है, बाकी के मेंबर है, वो जो ओनरशिप है उसमें हिस्सेदार होते हैं, बट वो बिजनेस को मैनेज नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फीचर्स, मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं इसकी। तो फर्स्ट है हमारा मेंबरशिप बाय बर्थ। तो अगर कोई भी बच्चा है, उसका जन्म हो रहा है उस फैमिली में जहाँ पे हिंदू बिजनेस हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उस बिजनेस का मेंबर बन जाता है जन्म से ही। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल बाय कर्ता, मीन्स की जो कर्ता होता है, जो सबसे बड़ा उस घर का, उस फैमिली का मेंबर होता है, वही बिजनेस को पूरा नियंत्रण करता है, उसी के सारे डिसीजन होते हैं, सारा कुछ वही मैनेज करता है। नेक्स्ट है कॉमन प्रॉपर्टी, मीन्स की जो फैमिली है उसकी सारी प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स जो होती है वो बिजनेस में लगाई जाती है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में वो शेयर करते हैं, बांटते हैं उसको। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मीन्स की जो करता है, जो मेन ओनर है उसका, वो पूरे बिजनेस को ऑपरेशन के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है, पर्सनली लायबल होता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब कि निरंतरता चलती रहती है, स्थायित्व होता है ये। इस बिजनेस में अगर कर्ता की डेथ हो जा रही है, तो बिजनेस उसके बाद जो भी उससे बड़ा फैमिली मेंबर होगा, उस फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर जो बचा होगा, वो उस बिजनेस को संभालेगा। तो निरंतर ये बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एडवांटेज, इसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ है इस बिजनेस के। फर्स्ट पॉइंट है इजी फॉर्मेशन, इजीली ये फॉर्मेशन हो जाता है, इसका कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क नहीं है इसका, तो इजीली ये फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन, कर्ता को डिसीजन लेना होता है तो इमीडिएटली वो डिसीजन ले सकता है, उसको किसी से पूछना नहीं है, किसी की सहमति नहीं लेनी है, तो इजीली डिसीजन हो सकता है।
नेक्स्ट है लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। जो मेंबर्स होते हैं वो फैमिली के ही होते हैं, तो लॉयल रहते हैं, ट्रस्ट होता है उन पे और वो सहयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। मीन्स की जो बिजनेस है वो कंटिन्यूअसली पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, इसलिए स्टाफ तो बना रहता है बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि आज बिजनेस चल रहा है कल बंद होगा, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला होता है, तो वो कंटिन्यू चलता रहता है। कुछ पॉइंट और है, जैसे लेस डिस्प्यूट रहता है, फैमिली में कम विवाद होते हैं। इजी मैनेजमेंट करता जो होता है वो सबके लिए फैसले खुद ही लेता है। परिवार के सदस्य जो होते हैं वो सभी मिलके एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लिमिटेशन ऑफ एसयूएफ। लिमिटेशन, डिमेरिट और डिसएडवांटेज तीनों एक ही चीजें हैं। हानियां या फिर कमियां क्या क्या है इस बिजनेस की। तो फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। इस बिजनेस के रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं। मीन्स की जो फैमिली की वेल्थ होती है, फैमिली की प्रॉपर्टी जो होती है, संपत्ति जो होती है, उसकी कैपिटल सिर्फ वहीं तक सीमित होती है, बाहर से कहीं से इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है इनको। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मीन्स की जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, सीमित होती है। जो बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, जो भी रिस्क हैं, वो खुद ही उसको बियर करने रहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट एमंग मेंबर्स। मीन्स की कभी कभी फैमिली में विवाद हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, बंटवारे को लेके झगड़े हो जाते हैं, तो सदस्यों में मतभेद हो सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। यानी कि कोई भी पर्सन है वो हर एक्टिविटीज में खुद एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, मैनेजमेंट में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, तो डिसीजन लेने में थोड़ा सा इशू रहता है इस पे। है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर संयुक्त स्टॉक कंपनी। जब व्यापार बहुत बड़ा हो जाता है और उसे चलाने के लिए ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है, ज्यादा लोगों की जरूरत होती है और मॉडर्न एक्सपर्ट्स मैनेजमेंट की जरूरत होती है, तो वहां पर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस सबसे उपयुक्त होता है। सही व्यापारिक रूप चलाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। डेफिनेशन क्या है इसकी? जॉइंट स्टॉक कंपनी वह व्यावसायिक संगठन है जिसमें कई व्यक्ति शेयर खरीदकर साझा मालिक जॉइंट ओनर बन जाते हैं और कंपनी का संचालन नियमों और कानूनों के अनुसार किया जाता है। यह कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आता है और इसी के अंतर्गत ये सारी कंपनियां रजिस्टर होती हैं। देखते हैं हम फॉर्मेशन प्रोसेस, निर्माण कैसे होता है इस प्रकार की कंपनियों का। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमोशन या प्रवर्तन। किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई आइडिया आता है और उस आइडिया को वो एक मूर्त रूप देता है, प्लान करता है, उस चीजों को हकीकत में लाता है, तो उसको बोलते हैं हम प्रमोशन। मीन्स की किसी व्यक्ति के मन में एक आइडिया आया, उसके बाद उसको रजिस्टर करवाने तक और बिजनेस को शुरू करने तक जो भी एक्टिविटीज की जाती है उसको क्या बोलेंगे? हम प्रमोशन बोलेंगे। और जो व्यक्ति ये करता है या ग्रुप में कई सारे लोग कर रहे हैं उसको, एक कर रहा है या फिर ज्यादा लोग कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? हम प्रमोटर्स बोलेंगे। एक व्यक्ति तो प्रमोटर हो गया, प्रवर्तक ज्यादा है तो प्रमोटर्स बोले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकॉर्पोरेशन, पंजीकरण। तो कंपनी का पंजीकरण कहाँ पे करवाना होता है? कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसका पंजीकरण करवाया जाता है, इनकॉर्पोरेशन करवाया जाता है। और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या आरओसी के पास में सबमिट किए जाते हैं। वो उसको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है, इसके बाद कंपनी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है इनकॉर्पोरेशन का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कंपनी कैपिटल इकट्ठा करने के लिए अपने शेयर इशू करती है पब्लिक को, और पब्लिक शेयर को खरीदती है और कंपनी को पैसा मिलता है, कैपिटल मिलता है। नेक्स्ट है कमेंसमेंट। जब आरओसी के पास से सर्टिफिकेट मिल जाता है, कंपनी को बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद फिर बिजनेस कंपनी अपना बिजनेस जो है उसको रन कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम की फीचर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी।
तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की मुख्य विशेषताएं क्या है? फर्स्ट पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग कानूनी इकाई। कंपनी का अस्तित्व उसके मालिकों से अलग होता है। सेकंड पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी, इसकी शेयर धारकों की जिम्मेदारी केवल उनके निवेश तक सीमित होती है। शेयर जो भी शेयर होल्डर है, जिसने भी शेयर कंपनी का खरीदा हुआ है, उसने जितना परसेंटेज या जितने रुपए का शेयर खरीदा हुआ है, जितनी क्वांटिटी शेयर की खरीदी हुई है, उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही तक रहती है। उसके बाद कंपनी में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहता है उसको। नेक्स्ट पॉइंट परपेचुअल सक्सेशन, मीन्स की निरंतर उत्तराधिकार, यानी कि कंपनी में कोई मेंबर है, कोई भी शेयर होल्डर, उसकी डेथ हो जा रही है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर, मीन्स की कंपनी जो शेयर है वो इजीली बाई किए जा सकते हैं लोगों द्वारा और सोल्ड किए जा सकते हैं। इसकी इसकी इजीली बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है और ये ट्रांसफर भी इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लार्ज कैपिटल। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कैपिटल मिल जाता है कंपनी को। इसके अलावा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, रुपया लगाते हैं अपना, तो कंपनी के पास में लार्ज कैपिटल हो जाती है, सौ से ज्यादा हो जाते हैं फिर। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनी को मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? एक्सपर्ट्स के द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा। तो जो हाईली स्किल्ड मैनेजर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके द्वारा कंपनी को मैनेज किया जाता है, तो कंपनी ज्यादा एक्सपेंड करती है, ज्यादा ग्रो करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम एडवांटेजेस। एडवांटेजेस या लाभ क्या है इसके? तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेस या लार्ज कैपिटल। तो शेयर इशू करके या फिर इन्वेस्टर के माध्यम से बहुत ज्यादा कैपिटल को इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे कि बिजनेस को रन करने में इजीली बहुत ही आसानी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। जो शेयर होल्डर होते हैं उनका जो लॉस रहता है या रिस्क रहता है वो लिमिटेड रहता है, सिर्फ उनके शेयर जो उनके पास है उसकी वैल्यू तक केवल। नेक्स्ट है परपेचुअल एक्सिस्टेंस, इसकी ये किसी मेंबर या शेयर होल्डर की डेथ होने से, इंसॉल्वेंट होने से, दिवालिया होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी रन करती रहती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, इसकी जो उसके मैनेजर्स होते हैं, जो उसके प्रोफेशनल्स होते हैं, वो स्किल्ड होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनके द्वारा बिजनेस को रन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, तो अच्छे से एक्सपेंड होता है, अच्छे से ग्रो करता है बिजनेस को। नेक्स्ट एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी, ज्यादा कैपिटल होता है, ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं, तो बिजनेस को और हम बढ़ा सकते हैं, उसको और ग्रो कर सकते हैं, नए नए ब्रांचेस खोल सकते हैं, नए नए देशों में खोल सकते हैं बिजनेस को। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है इसकी? लिमिटेशन हो गया, हाँ, लिमिटेशन मतलब कि कमियां या हानियां या डिसएडवांटेज भी बोलते हैं इसको, डिमेरिट भी बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जटिल प्रक्रिया। कंपनी रजिस्टर करवाने की काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना रहता है, बहुत सारे लाइसेंस रहने रहते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सेक्रेसी, मीन्स की जो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट को पब्लिक करना रहता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट रहता है वो, तो उसमें गोपनीयता नहीं रहती है, उसको कोई भी इजीली देख सकता है उसको। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो हितों का टकराव, मीन्स की शेयर होल्डर जो होते हैं और जो मैनेजमेंट है उनमें खराब होता रहता है, अपने अपने इंटरेस्ट को लेके, अपने अपने हितों को लेके। नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट जो है हमारी सरकार है, वो बहुत सारे रूल्स लगाती है, बहुत सारे रेगुलेशंस लगाती है और टैक्सेस लगाती है, तो बहुत ज्यादा सरकार का नियंत्रण रहता है, तो बहुत ही प्रॉब्लम करता है ये। और भी पॉइंट है जैसे कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल,
तो ओनर कोई भी और होता है और मैनेजमेंट कोई और करता है, तो इसमें बहुत अलग अलग होते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। और स्लो डिसीजन मेकिंग रहता है, मीन्स कि बहुत सारे लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, बोर्ड मेंबर होते हैं, तो उसकी वजह से अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो सभी मिलके लेते हैं, सभी प्रस्ताव पारित करते हैं, तो इसमें डिले रहता है, बहुत देरी होती है। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस, एचडीएफसी, एटसेट्रा। जॉइंट स्टॉक कंपनी बड़े व्यापारों के लिए उपयुक्त होती हैं, जहां पूंजी अधिक, जोखिम सीमित और संचालन पेशेवर ढंग से होता है। यह है आधुनिक युग का सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली व्यावसायिक रूप है। वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि सहकारी समिति। सहकारी समिति एक अनोखा व्यवसाय का संगठन है। सहकारी समिति एक ऐसा संगठन है जो अपनी सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करता है, जिसमें सदस्य स्वयं स्वामित्व और नियंत्रण रखते हैं। सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करना होता है। व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज? कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है? सहकारी समितियां क्या हैं? ए ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स वॉलंटरीली यूनाइटेड टू मीट common economic, social and cultural needs through a jointly owned and democratically controlled enterprise। स्वैच्छिक रूप से एक साथ आए लोगों का, अपनी इच्छा से एक साथ आए लोगों का एक स्वायत्त समूह, ऑटोमेटिक एक समूह है जो साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो अपनी नीड्स को, पर्सनल नीड्स को, अपने डेली लाइफ की नीड्स को, इकोनॉमिक नीड्स को, सोशल नीड्स को, कल्चरल नीड्स को पूरा करने के लिए जब कुछ लोगों का समूह, ग्रुप इकट्ठा होते हैं, बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोलते हैं उसको, जिसमें वो खुद ही कंट्रोल करते हैं, उसका खुद ही उसके ओनर होते हैं, या फिर वो अपने बिहाफ पर किसी एक पर्सन को, उस सोसाइटीज को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं उसको। सेल्फ हेल्प आत्मनिर्भरता होती है। डेमोक्रेसी सभी का समान अधिकार होता है, सभी को वोटिंग करने का राइट होता है, समान राइट होता है, सभी का एक वोट माना जाता है। अगर कोई पर्सन है जिसका ज़्यादा वेल्थ है, जिसने ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ऐसा नहीं होता है कि उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाए, उसका ज़्यादा वोट माना जाए, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे उसका सिर्फ एक ही वोट माना जाता है। इक्वलिटी सभी को समान माना जाता है। एंड सॉलिडरिटी एकजुटता, सभी लोग जितने भी मेंबर होते हैं वो एकजुट होकर काम करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मुख्य विशेषताएं, सहकारी समितियों की मुख्य विशेषताएं क्या है? फर्स्ट हम देखेंगे वॉलंटरी एंड मेंबरशिप, ओपन मेंबरशिप। तो ये स्वैच्छिक होती है कि इसमें इसका कोई भी मेंबर बन सकता है अपनी इच्छा से, किसी को फोर्स नहीं किया जाता है कि आपको इसका मेंबर बनना है। एंड ओपन मेंबरशिप कभी भी बन सकता है और कभी भी एग्जिट भी कर सकता है, इच्छा से अपनी ज्वाइन कर सकता है वो उस ग्रुप को, और अपनी इच्छा से वो बाहर जा सकता है जब उसको जरूरत हो। कोई किसी का फोर्स नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है किसी पे। सेकंड है डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण। मीन्स की वन मेंबर वन वोट, एक व्यक्ति जो मेंबर है उसका सिर्फ एक ही वोट माना जाएगा। उसने अगर कोई पार्टिसिपेशन ज़्यादा किया हुआ है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किया हुआ है उसमें, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे शेयर में क्या होता है, अगर कोई कंपनी है उसने शेयर इशू किए हैं और किसी पर्सन ने उसके ज़्यादा शेयर खरीद रखे हैं, तो उसका जितना परसेंटेज उसने शेयर खरीदा होगा उसका परसेंटेज वोटिंग राइट उतना माना जाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही वोट माना जाता है, शेयर के हिसाब से नहीं चलता है कि उसने कितना एक कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। नेक्स्ट है मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। तो जो मेंबर होते हैं वो भी इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं और अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस।
तो ये सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि खुद से ही गवर्न करते हैं, खुद से वो चलाते हैं, खुद से ही कंट्रोल करते हैं, कोई इनको रेगुलेट नहीं करता है, ऊपर से कोई उन पे बाध्यता नहीं है, खुद से ही इसको मैनेज करते हैं, पूरा कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन। तो ये अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको कंटिन्यूसली एजुकेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, लर्निंग देते रहते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहते हैं एंड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तरह तरह की इन्फॉर्मेशन, अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग्स एंड लर्निंग इनको प्रोवाइड करते रहते हैं अपने मेंबर्स को। नेक्स्ट है कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव्स। तो जो भी मेंबर्स होते हैं वो आपस में सहयोग करते हैं सभी लोगों का। नेक्स्ट है कंसर्न फॉर कम्युनिटी। ये लोग अपनी जो कम्युनिटी है, इनका जो ग्रुप है, उसके प्रति एक चिंतित रहते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उनकी फिक्र करते हैं एंड उनके विकास के लिए योगदान करने के लिए, कुछ करने के लिए, उनका हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं और प्रयास करते हैं उनका हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके क्या क्या फायदे हैं, लाभ हैं, बेनिफिट हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, आर्थिक एवं सामाजिक हित। To promote holistic development of members through shared resources and collective bargaining power, creating sustainable livelihood। तो ये सदस्य जो होते हैं उनका जो उनके पास रिसोर्सेस होते हैं उनके माध्यम से ये आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण करते हैं। ये जो कोई आइटम खरीदते हैं, अगर कोई वस्तु परचेज करते हैं तो अपने ही मेंबर्स के से परचेज करते हैं, या फिर बल्क में परचेज, अगर बाहर से परचेज करना होता है तो बल्क में परचेज करते हैं, जिससे कि इन्हें जो मार्केट रेट होता है उससे कम प्राइस में पड़ता है वो चीज़। फिर वो अपने यहाँ पे सेल करते हैं, अपने ही मेंबर्स को सेल करते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो सभी लोगों में डिवाइड होता है। डिवाइड वो इस रेशियो में करते हैं कि किस व्यक्ति ने कितना परचेज किया हुआ है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में समान अधिकार। मीन्स कि एवरी मेंबर हैज एन इक्वल वॉइस या फिर वोट। तो सभी व्यक्तियों को, जो भी मेंबर होते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है और प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट माना जाता है, 1 पर्सन 1 वोट। नेक्स्ट है इनकरेजिंग सेल्फ रिलायंस, ये बचत को और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, खुद पे विश्वास, खुद पे ट्रस्ट करने पे बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। ये प्रमोट सिस्टमेटिक सेविंग, तो डेली बचत को प्रमोट करता है, हैबिट डालता है सेविंग करने की एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बाहर के जो संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल वित्तीय संस्थाएं हैं, उन पे जो निर्भरता है उनको कम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट फेयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको वो अपने ही मेंबर्स में बांटते हैं, ना कि किसी बाहर के व्यक्ति को बांटते हैं, अपने ही जो मेंबर होते हैं उनको बांटते हैं। वो बांटते हैं उस रेशियो में किसने कितना परचेजिंग किया हुआ है, कितना किसने योगदान दिया हुआ है, कितना परचेजिंग किया है या सेल किया हुआ है। और ये लोग अपने कम्युनिटी में, अपने सोसाइटी में सेलिंग का भी काम करते हैं, प्रोडक्शन का भी काम करते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट्स, समुदाय विकास और सामाजिक एकजुटता, बिल्ड सोशल कोहेशन एंड स्ट्रेंथ लोकल इकोनॉमी बाई एड्रेसिंग कम्युनिटी नीड्स कलेक्टिवली एंड सस्टेनेबली। तो ये अपने समाज की आवश्यकता को समझते हैं, अपनी कम्युनिटी की आवश्यकता को समझते हैं और उनको पूरा करते हैं और अपने समुदाय का विकास करने की कोशिश करते हैं एकजुट रहते हुए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल दिया गया है हमें एक सक्सेस स्टोरी, अमूल की सक्सेस स्टोरी हमें दी गई है। जो अमूल दूध वाली कंपनी है उसका स्टोरी यहाँ पे दिया गया है कि अमूल ने लाखों किसानों की ज़िंदगी बदल दी है। डेयरी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं अमूल ने, गाँव में, हर गाँव में अमूल की डेयरी हुई है, जिससे वो दूध कलेक्ट करते हैं किसानों का, फार्मर्स का, और उन्हें अच्छा रेट प्रोवाइड करते हैं दूध का। डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नुकसान क्या क्या है, हानियाँ क्या क्या हैं।
फर्स्ट है स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मीन्स कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसकी, सभी का निर्णय लेना पड़ता है, सभी की बात माननी पड़ती है। इस वजह से कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है तो उस डिसीजन को लेने में देरी होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज, सभी मेंबर्स अपना अपना जो सेविंग होता है उसको या जो एक्स्ट्रा मनी होता है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, तो सीमित पूंजी रहती है इसमें। पोटेंशियल मेंबर कॉन्फ्लिक्ट्स, सदस्यों के बीच संभावित विवाद हो जाता है, सभी लोग अपना अपना बात रखते हैं, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, सभी लोग अपना अपना सोचते हैं कि हमारा बात मानी जाए, तो इस चक्कर में विवाद भी हो जाते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट है मैनेजमेंट चैलेंज, some cooperative lack professional management expertise, relying on member volunteer who may not have specialized business skill। तो इस सोसाइटी को कौन मैनेज करेगा, कौन मैनेजमेंट करेगा? हो सकता है जो व्यक्ति मैनेज कर रहा हो उसमें वो स्किल ना हो, या फिर कोई मेंबर उसको सिलेक्ट किया गया कि आप उसको मैनेज करोगे, बट वो इच्छुक नहीं है, तो कोई ऐसा व्यक्ति उसको मैनेज कर रहा है जिसमें स्किल्स ही नहीं है उसको मैनेज करने की, तो मैनेजमेंट का भी चैलेंज रहता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रिस्क, राजनीतिक हस्तक्षेप का जोखिम। तो यहाँ पे बाहरी पॉलिटिकल पावर्स जो होती हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है उनका डिसीजन मेकिंग में, ऑटोनॉमस रहने में, इंडिपेंडेंस रहने में बाहरी हस्तक्षेप भी होता है। Despite these challenges, well-managed cooperative continue to thrive by focusing on members' education, professional training, and maintaining a strong governance structure। इन सब कमियों के बावजूद भी काफ़ी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ आज भी मेंबर्स के हितों का ध्यान रखते हुए उनकी शिक्षा को पूरा कर रही हैं, उनका ट्रेनिंग को पूरा कर रही हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अमूल कोऑपरेटिव, अमूल कोऑपरेटिव का हम एग्जाम्पल देखते हैं। अमूल एक प्रसिद्ध सहकारी समिति है जो दुग्ध उत्पादों के क्षेत्र में काम करती है, दूध के प्रोडक्ट्स बनाती है। इसकी स्थापना 1946 में गुजरात में हुई थी, तब से यह भारत की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी समिति बनी हुई है। अमूल की सफलता का मुख्य कारण इसकी लोकतांत्रिक प्रबंधन प्रणाली और अपने सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था और वहीं से अमूल डेयरी की स्थापना हुई थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति के जनक हैं। अभी भी प्रेजेंट में 3.6 मिलियन फार्मर्स मेंबर हैं अमूल में, 39,000 करोड़ रुपए का एनुअल टर्नओवर है इंडिया में, एंड 75 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं अमूल को काम करते हुए इंडिया में। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि दो या दो से ज्यादा व्यापारी या कंपनियां किसी एक खास प्रोजेक्ट्स के लिए मिलकर काम करना चाहती हैं, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए। इसे समझौते को कहते हैं ज्वाइंट वेंचर या संयुक्त उपक्रम। व्हाट इज ज्वाइंट वेंचर? ज्वाइंट वेंचर एक अस्थायी टेम्पररी पार्टनरशिप होती है, साझेदारी होती है बिटवीन टू और मोर पार्टीज। दो या दो से ज्यादा पार्टियां होती हैं या कंपनियां होती हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके बीच में एक साझेदारी होती है, टेम्पररी वो भी, टू कैरीड आउट ए स्पेसिफिक बिजनेस प्रोजेक्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड। कुछ समय के लिए एक स्पेसिफिक खास बिजनेस प्रोजेक्ट को या बिजनेस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए या बिजनेस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो अपनी पार्टनरशिप करती हैं। दो या दो से ज्यादा कंपनियां हो सकती हैं, पर्सन हो सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? ज्वाइंट वेंचर बोलेंगे। हम पूरा होते ही है समझौता समाप्त हो जाता है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा होता है, ये समझौता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। वो लोग आपस में रिसोर्सेस को शेयर करते हैं, स्किल्स को शेयर करते हैं, एंड एक्सपर्टीज को शेयर करते हैं। तो ये टेम्पररी नेचर का होता है और लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है, कुछ सीमित समय के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी क्या क्या मुख्य विशेषता है। तो फर्स्ट देखते हैं हम, टेम्पररी टेम्पररी पार्टनरशिप मीन्स की यह
जो पार्टनरशिप होती है, जो वेंचर है, वो एक पार्टनरशिप की तरह होता है और एक सीमित समय के लिए होता है, टेम्पररी होता है, एक खास प्रोजेक्ट के लिए होता है। जैसे वो प्रोजेक्ट पूरा होता है, ये ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है ज्वाइंट कंट्रोल। जो भी कंपनियां, जो पार्टी मिल रही हैं, वो आपस में ज्वाइंटली काम करती हैं। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो जाए, तो वो उसको अपने एग्रीमेंट के अनुरूप जो भी टर्म्स होंगे उनकी, उसके अकॉर्डिंग वो शेयर करते हैं, बांटते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट एंटिटी। तो जो भी जॉइंट वेंचर किया हुआ है कंपनी ने या व्यक्तियों ने, उनकी खुद की अलग अलग पहचान होती है, खुद का अपना अपना अस्तित्व होता है उनका। कंबाइंड रिसोर्सेस, पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल, टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइज्ड स्किल्स टुगेदर। तो जो भी कम, कंपनियां काम कर रहे हैं ज्वाइंट वेंचर में, जो भी पार्टनर आ रहे हैं, वो अपने अपनी कैपिटल, पूंजी को, उनके पास जो भी टेक्नोलॉजी है उसको, और उनके पास जो भी स्किल्स हैं, उनको वो आपस में बांटते हैं, फिर वो कोई काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट वेंचर्स। ज्वाइंट वेंचर के क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं? तो फर्स्ट है कंबाइंड स्ट्रेंथ। ईच पार्टनर ब्रिंग डिफरेंट एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज टू द टेबल। मीन्स की जो भी पार्टनर है, जो भी पार्टनरशिप में आ रहे हैं, वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज ला रहे हैं, अपने अपनी उनके पास एक्सपर्ट्स हैं उनको ला रहे हैं और अपने रिसोर्सेज ला रहे हैं। तो एक साथ जब मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से मजबूती के साथ वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेयर्ड रिस्क। फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिस्क आर डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर्स। मीन्स की जो भी लॉस हो रहा है या कोई रिस्क है, उसको वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारे लोग मिलके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। नेक्स्ट है क्विक ग्रोथ। मीन्स की हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग बिजनेस ऑपरेशन रैपिडली एंड एफिशिएंटली। तो इससे बिजनेस को ग्रो करने में, फास्टली ग्रो करने में और हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है न्यू मार्केट्स। पार्टनर कैन एंटर न्यू जियोग्राफिकल एरिया एंड मार्केट इजीली। इससे क्या होता है कि ये पार्टनरशिप करी है उन्होंने, तो वो कोई नई एरिया में भी जा सकते हैं, मिलके काम कर रहे हैं, स्ट्रेंथ भी है उनके पास में। या फिर वो नया कोई बाहर का बंदा है, उसके यहाँ पे काम करने गए हैं, तो वो उसके यहाँ पे काम करने का तरीका समझ सकते हैं, न्यू एरिया में जाके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी शेयरिंग। तो जो भी टेक्नोलॉजी है उनके पास, नॉलेज जो भी है, इनोवेशन जो भी कर रहे हैं, वो आपस में शेयर कर लेते हैं, नई नई जानकारियां आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ये बिजनेस के लिए बड़ा फायदा करता है। जो बड़े और हैवी प्रोजेक्ट होते हैं, टफ प्रोजेक्ट होते हैं, उनको इजीली पूरा कर सकते हैं, उनको इजीली पूरा। नेक्स्ट देखते हैं हम देखते हैं लिमिटेशन और रियल एग्जांपल। लिमिटेशन क्या क्या है इसके, ड्रॉबैक क्या क्या है इसके, हानियां क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसके। तो लिमिटेशन क्या है इसके पहले देखते हैं हम। टेम्पररी नेचर, यानी कि ये टेम्पररी होता है, कुछ समय के बाद, ये कार्य पूरा होने के बाद, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इसको समाप्त करना होता है। तो ये टेम्पररी नेचर का होता है, तो इसकी ये लिमिटेशन है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स की जब अलग अलग लोग मिल रहे हैं, बाहर के लोग मिल रहे होते हैं, एक साथ पार्टनर बन रहे होते हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट, मनमुटाव होना हो जाता है, मतलब कि मतभेद हो जाता है। नेक्स्ट है अनइक्वल कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर जो होता है वो दूसरे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, बराबर कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, कोई ज्यादा देता है कोई कम देता है, तो अनइक्वलिटी रहती है। नेक्स्ट है अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी रोल्स जो होते हैं कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, वो भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सक्सेस स्टोरी में एग्जांपल, जैसे कि भारती एयरटेल है, वोडाफोन है, वो आपस में कोलैबोरेट करके इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर रहे हैं। टाटा मोटर्स एंड फिएट ने ज्वाइन किया था कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एलएलपी एक ऐसा व्यापारिक संगठन है जिसमें दो या अधिक साझेदार मिलकर व्यापार करते हैं, लेकिन उनकी लायबिलिटी सीमित होती है। यानी नुकसान की स्थिति में वे केवल उतना ही नुकसान उठाते हैं जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, निवेश किया होता है। यह पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के गुणों को मिलकर बना है।
A limited liability partnership LLP is a modern form of partnership where partner liability is limited to their capital contribution। जो अभी मैंने बात करी कि उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो उतनी ही होती है जितनी उन्होंने पूंजी लगाई होती है। इट्स कंबाइन फीचर ऑफ बोथ ए पार्टनरशिप फर्म एंड ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इसमें पार्टनरशिप फर्म और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी दोनों के फीचर होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पार्टनरशिप से उनकी खुद की एक अलग पहचान होती है। पार्टनरशिप अलग हो गया, फर्म अलग हो गई और पहचान अलग हो गई उनकी। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स की वो शाश्वत होती है फर्म, ये चलती रहती है निरंतर। पार्टनर्स के आने जाने से, उनकी डेथ होने से, इंसॉल्वेंट होने से इस फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एलएलपी के फीचर क्या होते हैं। इसके फीचर क्या क्या हैं। फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, मीन्स की इसकी जो अस्तित्व है, एलएलपी का अस्तित्व है उसको उसके पार्टनर से अलग होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अगर फर्म में लॉस हो रहा है या कर्ज में फर्म है तो उसके जो पार्टनर होंगे उनकी पर्सनल एसेट्स पे कोई फर्क नहीं आएगा। उन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन किया होगा, जितना फंड लगाया होगा बिजनेस में, उतना ही उनका कर्व करेगा केवल। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन, मीन्स की पार्टनर्स की डेथ होने पे, पार्टनर्स के चेंज होने पे, पार्टनर्स के रिटायरमेंट होने पे भी फर्म ये डिजॉल्व नहीं होती, समाप्त नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म ये चलती रहती है कंटिन्यू। नेक्स्ट है मिनिमम 2 पार्टनर्स, इसमें कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम अधिकतम पर कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ये रजिस्ट्रेशन होता है एलएलपी एक्ट 2008 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग और जो आंतरिक संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसको एलएलपी के एग्रीमेंट के हिसाब से अपना वो चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको। उसमें किसी बाहरी व्यक्ति का रूल्स रेगुलेशन नहीं चलता है। अब हम देखते हैं एलएलपी के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसान हैं। एडवांटेज देखते हैं हम। लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स की पार्टनर्स की जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो सेफ रहती है। इसमें अगर बिजनेस कर्जे में जाता है तो भी उसकी प्रॉपर्टी सेफ रहती है, उन पर कोई आँच नहीं आती है। दूसरा है सेपरेट लीगल स्टेटस, जैसे ही कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, स्टेटस होता है, वैसे ही एलएलपी का भी सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। ये फर्म अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम से। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, कंपनी की जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है बट थोड़ा इजी फॉर्म में है ये, तो ये इजीएस्ट फॉर्म है ये कंपनी का। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी, पार्टनर्स के डेथ होने पे, छोड़ जाने पे भी चलती रहती है, यानी निरंतर ये चलता रहता है। टैक्स बेनिफिट, इस बिजनेस में छूट मिली हुई है टैक्स में, गवर्नमेंट ने इस पे कम टैक्स लगाया हुआ है। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेड फंड रेजिंग मीन्स की पब्लिक से फंड नहीं रेज कर सकते हैं, वाइस शेयर्स के माध्यम से पब्लिक से ये फंड नहीं ले सकते हैं। इस टाइप के फर्म जो होते हैं वो पब्लिक से रुपया नहीं ले सकते हैं। सेकेंड है कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट, बट इनको जो एनुअल फाइलिंग होती है, आईटीआर फाइलिंग होती है, वार्षिक, वो भरना पड़ता है और ऑडिट जो होते हैं उनको करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिकॉग्निशन, ये पॉपुलर नहीं है ज़्यादा, इनकी पहचान ज़्यादा बड़े स्तर पे नहीं होती है, छोटे स्तर पे ही इनकी पहचान होती है, बड़े स्तर पे इनको पॉपुलर नहीं है बिल्कुल भी। लास्ट पॉइंट है ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, मीन्स की कोई पार्टनर है वो अपनी जो राइट हैं उनको फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है कि मेरा मन हुआ तो हमने अपना राइट जो भी है वो किसी और को दे दिया, ऐसा नहीं कर सकता है वो जब तक नहीं कर पाएगा जब तक सारे पार्टनर उसके एग्री नहीं होंगे। तो जो बाकी के पार्टनर हैं उनका कंसेंट बहुत आवश्यक है इसमें। हु शुड चूज एलएलपी, एलएलपी किस किस को चुननी चाहिए, क्यों चुननी चाहिए। A limited liability partnership is best suited for professionals, small entrepreneur and startups who seek flexibility and legal protection। मीन्स कि ये प्रोफेशनल के सुटेबल है, छोटे जो बिजनेसमैन हैं
एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए सही रहेगा, और न्यू स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने नया नया बिजनेस शुरू किया है, नया नया काम शुरू किया है, उनके लिए ये सही रहेगा, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, लचीलापन चाहते हैं और कानून में थोड़ी सी छूट चाहते हैं। प्रोफेशनल में कौन कौन आते हैं? लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट सीकिंग लीगल प्रोटेक्शंस। ठीक है। स्मॉल एंटरप्रेन्योर, छोटे बिजनेस ओनर ग्रांटिंग फ्लेक्सिबिलिटी विथ लिमिटेड रिस्क, जो कम रिस्क चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स। एंड स्टार्टअप्स में न्यू वेंचर्स, जो उन्होंने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है और अपनी पहचान वो बनाना चाहते हैं, खुद से अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो वो इसमें बिजनेस कर सकते हैं। LLP इंश्योर लिमिटेड रिस्क, सेपरेट आइडेंटिटी एंड इजी मैनेजमेंट फॉर मॉडर्न बिजनेस। ये इंश्योर करता है कम से कम रिस्क, खुद की एक पहचान, सेपरेट एंड आसान प्रबंधन फॉर न्यू बिजनेस। LLP आधुनिक युग का एक ऐसा व्यवसायिक रूप है जो साझेदारी का लचीलापन और कंपनी की सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। यह छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप्स के लिए बेहतर और सुरक्षित विकल्प होता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपने सीखा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ज्वाइंट वेंचर एंड LLP, यानी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सभी प्रकार। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।